दो लेक्चर्स पहले भी हो चुके हैं, एनीमिया और सेकंड ओबेसिटी। एनीमिया में हमने देखा कि हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो थ्रू आउट द बॉडी आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और सेकंड टॉपिक था ओबेसिटी, वहां पे हमने टाइप्स ऑफ ओबेसिटी देखा और जो अकॉर्डिंग टू वुमन फेजेस है डिफरेंट, वहां पे ओबेसिटी के मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, मॉडिफाइड डाइट हम कैसे चूज करते हैं और पंचकर्म का रोल क्या रहता है ये देखा। आज जो थर्ड टॉपिक है ये है थायराइड डिसऑर्डर्स। तो ये जो थायराइड डिसऑर्डर्स है उसका भी जो इफेक्ट है वो पूरे बॉडी के ऊपर रहता है। थ्रू आउट द बॉडी आपको उसके डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इसकी भी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है, कॉमनली ये वुमन में ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू वुमन हेल्थ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वुमन की, वो मेंटेन करने के लिए इसकी जानकारी हमें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो आप हम सभी को पता है कि थायराइड एक ग्लैंड रहती है और वो हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये ग्लैंड क्या है और हार्मोन्स क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ये थोड़ा सा जानने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं एक डे टू डे सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर हमने पहले पिक्चर में देखा, तो एक कंसिडर करो कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो मल्टीटास्किंग इंडिपेंडेंट वुमन की तरह काम करती है। ये एक हीरोइन है। वो क्या करती है, हमारे घर में जो कुछ बच्चे रहते हैं उसको बोलती है कि मैं ऑफिस को जा रही हूँ, उतने टाइम में तू ये इतना होमवर्क कंप्लीट कर, आऊंगी तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी। फिर वो क्या करती है, जो मेड है उसको बताती है कि इतने लोगों का खाना बनाने का है और ये कुछ क्लीनिंग का काम है वो भी कंप्लीट करना है। फिर ऑफिस में उसके अंडर जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज तरीके से वो टाइमलाइन देती है और कंप्लीशन वर्क का उनसे करके लेती है। उसके अलावा वो उनके सहेलियों को भी मदद करती है। ऐसा वो मल्टीटास्किंग हीरोइन की तरह जो काम करने वाली हमारी थायराइड ग्लैंड है। और जैसे हमने देखा कि ये जो कुछ मैसेज देने का काम है ऑर्गेनाइज तरीके से, तो ये जो मैसेज देने का काम ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स के जरिए करती है। तो ये जो हार्मोन्स है उसे हम मैसेजेस बोल सकते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन थ्रू पूरे बॉडी को मिलते हैं, लीवर को, स्प्लीन को, पैनक्रियास को, किडनीज को, ब्रेन को। और ये हार्मोन्स बोलते हैं कि अभी हार्ट पंप करना है, या लीवर को बोलते हैं कि अभी जो एंजाइम सीक्रेट करना है, या कुछ ओवरीज है तो जो ओव्यूलेशन का काम है वो करना है। तो ये पूरा साइकिल जो है बॉडी का वो मेंटेन करने का काम यह थायराइड ग्लैंड करती है। ये नेक में रहती है और दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने सेकंड पिक्चर यहाँ का जो है उसमें देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड है वो मेनली T3 और T4 ये दो हार्मोन सिक्रेट करती है, और इसका जो थ्रू आउट इफेक्ट है वो आपके मेटाबॉलिज्म पे होता है। मेटाबॉलिज्म यानी जो भी कुछ काम चल रहा है वहां पे उसका काम होते रहता है। और ये थर्ड है जो हॉर्मोन्स है जो आपको मैसेज देने का काम बॉडी में कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि थायराइड ग्लैंड क्या है और हॉर्मोन्स क्या है। अभी मैं कुछ सिनारियोज यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। ये सिनारियोज आपको सभी जगह मिल सकते हैं। इसमें के जो कॉन्वर्सेशंस है आपको डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुनाई देते हैं, और उसका अंडरलाइन कॉज में भी थायराइड हो सकता है। और डेफिनेटली ये अगर अनडायग्नोस रह गया या बहुत देर के बाद डायग्नोस हो गया तो हेल्थ हजार्ड में पेशेंट लैंड होके डॉक्टर के पास चला आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किटी पार्टी कॉन्वर्सेशन है। यहाँ पे एक लेडी दूसरे लेडी से बोलती है तुम्हारे बाल बहुत शाइनी है, अच्छे हैं, मेरे तो इतने हेयर लॉस है कि मुझे लग रहा है मैं बाल्ड हो जाऊंगी। तो दूसरी बोलती है अरे डोंट वरी, शॉवर के पहले कर्ड ट्राई कर लो और बाद में XYZ फ्रेंचाइजी का बियर शैम्पू आया है बाजार में वो लगवा दो, तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। वो सुन के वो वैसा करना स्टार्ट कर देती है। और फिर क्या हो जाता है, जो बेसिक अंडरलाइंग रूट कॉज है वो ट्रीट ही नहीं होता है, और ये ट्रायल एंड एरर के चक्कर में वो हेयर लॉस का जो परसेंटेज है वो बिगड़ते जाता है। और जब डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो जो इरिवर्सिबल बहुत बार चेंजेस हो चुके रहते हैं। सेकंड कॉन्वर्सेशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिम वाला कॉन्वर्सेशन है। ये तो बहुत ही कॉमन है कि जिम के लिए हम इतना पे करते हैं, लेकिन एक लेडी दूसरे लेडी से बोलती है कल तू क्यों नहीं आई, कल का सेशन तूने क्यों मिस किया। तो वो बोलती है कि अरे इतने 8 घंटे सोने के बाद में ना मुझे सुबह को उठने का मन ही नहीं करता है।
7 बजे का अलार्म मैंने बंद किया और मैं और 2 घंटे सो गई। फिर क्या होता है, 2 हफ्तों से ऐसे ही फटीक चल रहा है, घर में भी सिर्फ मैं दाल चावल या खिचड़ी ही पका रही हूँ। तो ये जो फटीक रहता है, अच्छी नींद हो जाने के बाद भी दिन भर आपको फटीक रह रहा है, तो मे बी उसका कॉज थायराइड हो सकता है। सिंगल सिम्टम नहीं, लेकिन एसोसिएटेड अदर सिम्टम्स है तो डेफिनेटली आपको थायराइड का टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड कॉन्वर्सेशन है कि आजकल वेट लॉस प्रोग्राम बहुत दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के पीरियड में तो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कंटिन्यूअसली 4 वीक चैलेंज या 1 मंथ चैलेंज, इतने दिनों में इतना वेट लॉस करो, ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं। तो 45 ईयर की लेडी बोलती है कि मैंने इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान किया, बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है और मुझे और उससे तकलीफ हो रही है। मैं दिन भर मुझे एग्जॉस्टेड लगता है, कोल्ड सेंसिटिविटी हो गई है, स्किन रफ होने लगी है, तो मैं क्या करूं? तो वो बोलती है ठीक है, ये डाइट प्लान आपको सूट नहीं हो रहा है तो चलो हम दूसरे डाइट प्लान के ऊपर स्विच हो जाते हैं। फोर्थ कॉन्वर्सेशन, ये तो बहुत कॉमन दिखाई देता है कि बहुत बार अभी कॉर्पोरेट ऑफिसेस में बारबेक्यू नेशन पे पार्टी रहती है, तब सब एम्प्लॉय बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि चलो हम डेजर्ट ट्राई करेंगे, हर एक जो स्टार्टर है वो ट्राई करेंगे। लेकिन एम्प्लॉय ऐसी भी रहती है, लेडी एम्प्लॉय, कि वो बोलती है ये तो खाना मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे घर के भी 2 रोटी और थोड़ा सा चावल ले लिया, तो मैं इतना, मुझे हेवीनेस आता है, वही डाइजेस्ट होने के लिए मुझे 3 4 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, तो मैं तो सिंपल दाल चावल लूंगी, ये आप एंजॉय कर लो। तो ये कॉन्वर्सेशन भी बहुत बार आजकल कॉमन दिखाई देता है। और लास्ट, ये कॉम्प्लिकेशन लेके क्लिनिक में जो हम देखते हैं केसेस, वो वाला कॉन्वर्सेशन है कि पेशेंट को पता रहता है इरेगुलर मेंसेस है, पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और उसको पता रहता है कि वेट मेरा पुट हो रहा है 6 महीनों से, और वो बेबी के लिए करने के लिए आती है। तब हम उनको पूछते हैं कि ये कब से हो रहा है, या वेट गेन कितने पर्टिकुलर डेज में आपका ज्यादा हो रहा है, या आपको आपके चेहरे के ऊपर सूजन लगती है क्या, हाथ पैर के ऊपर सूजन लगती है क्या, आपका बीएमआई जो है वो ओवरवेट है या ओबेज है, जैसे हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था। तो वो अल्टीमेटली पूछती है कि आपने आपने लास्ट अपने थायराइड के रिपोर्ट कब किए थे। तो ये जो कुछ सिनारियोज मैंने दिखाई दिए हैं यहाँ पे, तो ये बहुत बार थायराइड के डिसऑर्डर्स के वजह से दिखाई देने वाले सिम्टम्स रहते हैं। ये 1 2 3 4 ऐसे इंटरमिंगल्ड रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमको पता है कि रूट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पौधों को अच्छे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, फ्रूट्स नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हो, आप जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में डालते हो, ताकि वो सॉइल में से एब्जॉर्ब होके पूरे पेड़ को मिल जाए और फिर उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे आपने थायराइड अगर नहीं ट्रीट किया और आप खेलते बैठे कि मैं हेयर्स को ये लगाऊंगी, या मैंने ये डाइट प्लान किया अब मैं वो ट्राई करूंगी, या इनफर्टिलिटी के लिए कुछ और चीजें ट्राई करूंगी, और डॉक्टर के पास नहीं आओगे या उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थायराइड पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। तो रूट कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैंने ये जो कार्टून है एक्चुअली, लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्रेस करने वाले कार्टून है। ये आपको दिन भर स्लीपी यानी कि नींद ही आ रही है, एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, आपका फेस टिपिकली स्वेल हो गया है, देन आपके मूड स्विंग्स बहुत है, आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो, पूरे बॉडी में पेन रहता है, डल पेन रहता है, या फिर आपको ऐसे एनर्जेटिक नहीं लगता है, लाइवलीनेस नहीं है, और एग्जॉस्टेड अगर लग रहा है, तो डेफिनेटली थायराइड में बी द रीजन, सो यू हैव टू रूल दैट प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमने देखा कि थायराइड एक ग्लैंड है और उसके सिक्रेशन के वजह से मेटाबॉलिज्म होते हैं, और ये कॉमन सिम्टम्स जो मैंने कॉन्वर्सेशन में डाले थे वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। अभी क्या करूंगी मैं कि चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रही हूँ, ये क्वेश्चनर्स है, सर्वे क्वेश्चनर्स, तो आपको ये फिलअप करने हैं, और जो कुछ स्कोर आएगा आपको वो याद रखना है, और जो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं प्रेजेंटेशन के बाद में आपको बताऊंगी। तो एक 1 मिनट मुझे दे दो, मैं ये चैट बॉक्स में डालती हूँ और आपको वो कंप्लीट करना है।
अगर कोई थायराइड का ऑलरेडी पेशेंट है और थायराइड की मेडिसिन ले रहा है, तो उनको खुद को थायराइड की मेडिसिन चालू रहते हुए भी क्या-क्या उसमें के सिम्पटम्स है वो उनको फिल अप करना है और उसका भी इंटरप्रिटेशन मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आगे हम जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि थायराइड का टॉपिक थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 सेशंस में डिवाइड करते हैं। पहले सेशन में हम देखेंगे कि कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स कौन से हैं। दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फेजेस ऑफ वुमन कैसे उसका प्रोग्नोसिस रहता है। और थर्ड सेशन में हम देखेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स कैसे उस पे काम करती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, और फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं उसको भी मैंने इस प्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है। तो चलो चलते हैं। फर्स्ट हमारा जो सेशन है कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स। तो अभी तक आपको पता चला थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में रहती है, वो बटरफ्लाई शेप की रहती है। उसके जो 2 लोब्स है वो इस्थमस बोल के जो मसल है उससे कनेक्टेड रहते हैं। उसका मेन काम क्या है, T3 एंड T4 ये 2 हार्मोन्स को उसका प्रोडक्शन करना, ये थायराइड ग्लैंड का काम है। और वो हार्मोन्स पूरे शरीर में थ्रू ब्लड सर्कुलेशंस जाते हैं और मेटाबॉलिज्म का, एनर्जी प्रोडक्शन का, सभी एक ऑर्गन के ऊपर उसका कंट्रोल है, वो वाला काम वो करते रहते हैं। तो अभी ये काम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर या क्या करेंगे आपको, तो यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है कि ये हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन अगर वो थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही है या कम काम कर रही है, तो जैसे हमने बोला कि थायराइड एक हीरोइन की तरह काम करती, तो एक सपोर्टिव रोल में यहाँ पे हीरो आता है जो ब्रेन है। जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है वो सपोर्टिव रोल करती है, वो थोड़ा सा उसको पुश करती है, मोटिवेट करती है। चलो अभी T3 T4 ब्लड में का कम हो रहा है, चलो अभी TSH नाम का स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करती है और उसकी वजह से वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती है और सिक्रेट करती है। तो डेफिनेटली TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ब्रेन की तरफ से आता है, उसका भी रोल यहाँ पे दिखाई देता है। अगर वो कम काम कर रही है तो उसे वो मोटिवेट करता है, अगर वो ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, तो वो बोलता है चलो कम काम कर लो, बहुत हो रहा है अभी ब्लड में जो लेवल है। तो ये सपोर्टिव रोल में थायराइड और ब्रेन में की पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे काम करते रहते हैं। तो ये अगर काम कम हो गया तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि टीएफटी के रिपोर्ट्स आपको करने हैं। तो ये टीएफटी क्या रहता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो ये थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या करता है, ब्लड लेते हैं और उसमें T3 T4 और TSH मेजर, ये 3 हार्मोन्स के जो कुछ वैल्यूज है वो कितने हैं वो देखते हैं। उसके हिसाब से वो कंक्लूजन पे आते हैं कि थायराइड का काम कैसे चल रहा है, कम है या ज्यादा है। तो जो रिपोर्ट्स है उसके फाइंडिंग के हिसाब से ये थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन सेकेंड रो में आपने देखा तो यहाँ पे दिखता है कि TSH लो है, यानी कि ब्रेन है ना वो बोल रहा है अभी काम कम कर लो, बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी हीरोइन सुनती नहीं है, इसीलिए T3 और T4 बढ़ जाता है, उसे हम हाइपर थायरॉइडिज्म बोलते हैं। यानी कि हाइपर यानी ज्यादा, थायरॉइडिज्म यानी T3 T4 का ज्यादा परसेंटेज ब्लड में आ रहा है। और लास्ट में से आपने सेकेंड रो देखा, सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पे जो है वो TSH हाई है, यानी कि ब्रेन बोलता है चल काम कर, बहुत स्लो हो रहा है, सब बॉडी में का जो परसेंटेज है वो डाउन हो रहा है, वो स्टिमुलेट करते रहता है, लेकिन थायराइड का T3 और T4 कम हो जाता है, तो वो लो है, तो उसे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हम बोलते हैं। और सबसे मिस होने वाली जो चीज है वो थर्ड लास्ट में हमें दिखाई देती है कि TSH हाई रहता है लेकिन T3 T4 नॉर्मल रहता है, उसे हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, जिसमें ब्लड में के रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन जो सब सिम्टम्स है जो आगे जाके हम देखने वाले हैं, और पहले हमने कॉन्वर्सेशन में कुछ सिम्टम्स देखे जैसे कि हेयर फॉल है, ओबेसिटी है, ये सब जो सिम्टम्स है वो पेशेंट को दिखाई देते हैं, लेकिन वो ब्लड रिपोर्ट में आते नहीं है, और हम उसको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। और अगर इस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ जाए तो उसका जो आगे जाके जो बैड प्रोग्नोसिस है वो हम कम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप हाइपर में हो, हाइपो में हो या सब क्लिनिकल में हो। तो ये तो हमने ब्लड टेस्ट के बारे में जान लिया।
अब कॉमनली जो डिसऑर्डर्स है वो ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे हमने देखा कि हाइपो यानी कम है, T3 T4 की लेवल है वो कम हो रही है, और हाइपर है, यहाँ पे T3 और T4 की लेवल ज्यादा हो रही है। तो ये जो कुछ लेवल है ब्लड में, उसके हिसाब से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म के ज्यादा पेशेंट्स रहते हैं, और वुमन में कॉमनली हाइपोथायरॉयडिज्म जहाँ पे T3 और T4 का सिक्रेशंस कम रहता है, वो वाला डिसऑर्डर ज्यादा दिखाई देता है। तो इसका स्टैटिस्टिक क्या है या प्रीवैलेंस क्या है, ये अभी बोलते हैं कि आने वाला जो हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्रीजिंग बर्डन वाला कौन सा डिसीज है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है। या लाइफस्टाइल चेंज रिलेटेड वेरी कॉमनली हर एक घर में मिलने वाला डिसीज है, तो वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म इंडिया में पाया जाता है। देन ये जो डिसीज है वो 35 एज के अराउंड डायग्नोस होता है। तो बहुत बार ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 35 एज के अराउंड अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि वेट गेन हो रहा है, बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रबल्स आ रहे हैं, तो आपको ये टेस्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हाइपोथायरॉयडिज्म का जो प्रमाण है वो 3 टाइम्स मोर है वुमन में, तो ये भी एक बहुत अलर्ट होने की ये है। देन 1/3 ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट को पता ही नहीं रहता है कि उनको ये कंडीशन है, तो ये अनडायग्नोसिस या डायग्नोसिस न होते हुए भी वैसे ही चलते रहना, लॉन्ग टर्म इसका जो इफेक्ट है वो वेरी सीवियर हो सकता है। और डायबिटिक पेशेंट्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, और ये जो सब हॉर्मोन्स के वजह से होने वाले डिसीजेस है वो इंटरलिंक्ड होते हैं, और उसका प्रोग्नोसिस हमेशा ही बहुत बैड हो जाता है। तो यहाँ तक हमने स्टैटिस्टिक भी देख लिया। अब हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, ऐसा क्या होता है जिससे ये T3 और T4 कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थायरॉयडाइटिस जो पहली कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, यानी सूजन आ जाती है ग्लैंड को ही, और उससे जो हार्मोन्स रहते हैं वो सिक्रेशन कम हो जाता है। दूसरा और कॉमनली जो मिलता है वो है हशीमोटोस थायरॉयडाइटिस, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ये बहुत उसमें जो जेनेटिक जो रहता है ना कि मम्मी को है, फिर आगे सब बहनों को थायराइड रहता है, उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसीज है, वो थायराइड ग्लैंड के जो सेल रहते हैं वो खुद के ग्लैंड पे ही अटैक करते हैं, और उससे थायराइड T3 T4 सिक्रेशंस कम कर देती है। देन पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है, पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद होने वाले इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है। इसका परसेंटेज बहुत कम रहता है, और ये 1 से 1.5 साल बाद ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी, इसके लिए बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स बहुत काम हो चुका है। तो ये आयरन डेफिशिएंसी, आयरन वाला सॉल्ट, ये सब एडवर्टाइज भी आते हैं, तो आजकल ये परसेंटेज कम हो गया है। और नॉन फंक्शन थायराइड ग्लैंड, तो नॉन फंक्शन थायराइड ग्लैंड ये बाय बर्थ रहता है बहुत बार, और उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पाने कॉमनली मिलने वाले जो हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉज है वो है हशीमोटोस थायरॉयडाइटिस। ऑटो इम्यून है, और वो फैमिली में रन होने वाला डिसऑर्डर है। तो अगर आपके घर में हिस्ट्री है तो भी आपको अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सेकंड, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर यानी ज्यादा क्यों प्रोडक्शन होता है थायराइड का, तो ग्रेव्स डिसीज बोल के एक कंडीशन रहती है। देन नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठी बन जाते हैं थायराइड के अंदर, और वो ऑटोनोमसली खुद का सुनते नहीं है, खुद का खुद कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पे भी T3 T4 का परसेंटेज ज्यादा दिखने को स्टार्ट हो जाता है। देन थायराइडाइटिस अगेन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये भी एक रेयर कंडीशन है, बहुत बार ये पेनफुल भी होती है, और ये थोड़े दिन के बाद रिकवर हो सकती है। और एक्सेसिव आयोडीन, तो ज्यादा तो सॉल्ट वगैरह से नहीं, लेकिन कुछ मेडिसिन है जो कार्डियक अरेस्ट में वगैरह यूज करते हैं, या कफ सिरप आप कॉमनली बहुत दिन तक ले रहे हो, तो उससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ संभावना है, उसका परसेंटेज अभी रिसर्च में आया नहीं है। तो ये हो गया हाइपो क्यों होता है और हाइपर क्यों होता है। अब हम देखेंगे सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो जैसे हमने देखा हाइपो यानी कम है, T3 और T4 कम हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है,
सब जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो गया, स्लो मोशन के पिक्चर रहते हैं ना, वैसे आपका सब बॉडी काम कर रही है। जो हार्ट है वो भी धक 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 होता है, तो धक 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 सब स्लो हो जाता है। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखाई देता है डॉक्टर के पास जाने के बाद वो रहता है स्लो हार्ट बीट, 60 के बिलो हार्ट रेट रहता है, स्लो लो ब्लड प्रेशर 110/70 के नीचे ब्लड प्रेशर रहता है पेशेंट का। देन थिनिंग ऑफ हेयर, हेयर लॉस बहुत ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो आईब्रोज रहते हैं उसके हेयर भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट का। टिपिकली सूजन वाला फेस दिखाई देता है, पफी फेस बोलते हैं, वो टिपिकल सिम्टम रहता है, देखा तो भी पता चलता है कि ये हाइपोथायरायडिज्म का पेशेंट हो सकता है। वो स्वेलिंग है वो उठने के बाद मॉर्निंग में ज्यादा रहता है। देन एनलार्ज थायराइड ग्लैंड कभी कभी लग सकती है, कभी कभी नहीं लग सकती। ड्राई स्किन रहती है, पेशेंट को 2 3 4 बार मॉइस्चराइजर दिन में यूज करने की नौबत आती है। देन जैसे मैंने बोला सब स्लो हो जाता है, तो भूख भी कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, एपेटाइट कम है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट में। फिर अगर इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी की बात करेंगे तो वो मेंस्ट्रुअल जो हमारी साइकिल है, पीरियड्स है, उसके ऊपर के हार्मोन के ऊपर भी काम करती है। तो वहां पे ओव्यूलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हाइपोथायरायडिज्म से कोरिलेटेड रहती ही है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज रहते हैं और कोल्ड सेंसिटिविटी टिपिकली दिखती है कि थोड़ा भी कुछ ठंडी एटमॉस्फेयर ठंड हो जाए या कुछ ठंडी चीजें खाने के बाद तुरंत कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना उस पेशेंट में ऐसे हिस्ट्री में दिखाई देता है। और ये अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो पुअर मेमोरी, वेट गेन, बहुत ज्यादा डाइट करके भी कम खाते हैं, पेशेंट को भूख ही नहीं लगती है, 1 1.5 चपाती में खाना हो जाता है, फिर भी वेट गेन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली बॉडी पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया हाइपो का। अभी हाइपर का क्या है, जैसे मैंने बोला हाइपर यानी ज्यादा, तो बॉडी एकदम फास्ट मोशन में काम करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे भी हमें दिखता है आते आते, जब पेशेंट आता है तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स रहते हैं, फास्ट हार्ट बीट रहते हैं, फिर जो भूख रहती है वो बहुत तेज रहती है, देन डायरिया, नोशिया ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हैंड ट्रेमर्स रहते हैं, अमेनोरिया दिखता है, पीरियड्स आते ही नहीं है उस पेशेंट को। देन जो स्वेटिंग रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि कुछ ज्यादा एक्सर्शन भी नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, तभी भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग आना, यह हाइपरथायरॉयडिज्म का एक डायग्नोस्टिक फीचर रहता है। हेयर लॉस दोनों में दिखाई देता है, बल्जिंग ऑफ आईज टिपिकली दिखते हैं। और हाइपर एक्टिविटी जैसे हमने बोला, ब्लड शुगर हाई रहता है, हार्ट बीट हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल लो रहते हैं। तो ये हो गया हाइपो और हाइपर का। अगर हमने कंपैरेटिव देखा तो कुछ सिम्टम्स है जो दोनों में दिखाई देते हैं, जैसे कि हेयर लॉस है वो दोनों में दिखाई देता है, या कुछ ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है वो भी दोनों में दिखाई दे सकता है। लेकिन कॉमनली जो चीज है हाइपो में वो है वेट गेन होता है, एपेटाइट बहुत पुअर होती है। थर्ड इज कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई होने की संभावना ज्यादा रहती है। और पफीनेस, टिपिकल जो स्वेलिंग रहता है हैंड फीट्स और चेहरे के ऊपर टिपिकल जो स्वेलिंग है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में ज्यादा रहता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में आप देखा कि हार्ट पाल्पिटेशन ज्यादा रहता है, हंगर बहुत रहती है, उसकी वजह से डायरिया या कुछ जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। देन मसल वीकनेस बहुत दिखाई देता है। तो ये कुछ दोनों में से डायग्नोस्टिक पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट हाइपो है या हाइपर है। अभी टिपिकली इसके कॉजेस हमने देखे ना, तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज की तरह खाने वाली कुछ चीजों से होता है या एक्सरसाइज नहीं किया तो होता है, ऐसा टिपिकल कुछ नहीं रहता है। जैसे हमने देखा एक आयोडीन डेफिशिएंसी हो गया तो ठीक है, वो तो आजकल नहीं होता है क्योंकि करेक्टेड सॉल्ट और ये सब हम लेते हैं। लेकिन अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है और फिर भी आपकी लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल है ये टिपिकली सीडेंटरी टाइप की लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, डाइट आपका गलत है, बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादा है, तो जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के ऊपर गिरने वाला डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डाइट या कुछ आपके लाइफस्टाइल की वजह से थायराइड हो गया और बाद में अभी मैं क्या भी कुछ भी करूँ चलेगा,
उसका कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली उसका रिलेशन है, क्योंकि आगे हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, उसके सिम्टम्स देखे हैं। आप यहाँ पे अभी जो अटेंडीज हैं वो फॉर्म भी भर रहे होंगे, तो उनको भी पता चल रहा होगा कि क्या हमारा हेल्थ स्टेटस है। आगे जाके वो भी हम देखेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन एक्चुअली क्या है। अब हम सेकंड सेशन में देखेंगे कि डिफरेंट फेजेस है जो वुमन के, उसके अकॉर्डिंगली उसका क्या रिलेशन आता है। तो हम सभी को पता है, हमने एनीमिया में भी ये फेजेस देखे थे, देन ओबेसिटी में भी देखे थे कि प्यूबर्टी है, फर्टाइल एज है, देन पोस्टपार्टम पीरियड है, पेरीमेनोपॉजल एज है और ओल्ड एज है। तो इन सभी जो फेजेस है, फेज वाइज अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कैसी मैनेजमेंट फेज वाइज आयुर्वेद के हिसाब से हम करेंगे, वो भी हम थर्ड सेशन में देखने वाले हैं। तो अभी प्यूबर्टी में अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है, या मैंने भी ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो कंप्लेन क्या करते हैं कि मेरी बच्ची इतने उम्र की हो गई तब भी उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, या कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जैसे कि प्यूबिक हेयर है या ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, वो नहीं हो रही है। टिपिकली उन लड़कियों में ओबेसिटी ज्यादा और हाइट कम ऐसा दिखाई देता है। तो जब पेशेंट आते हैं तब हम ऑब्वियसली थायराइड के लिए टेस्ट के लिए बोलते हैं, तब पता चलता है कि हाइपोथायराइडिज्म है। बाकी जो सिम्टम्स रहते हैं एपेटाइट रिलेटेड या जो कुछ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज वगैरह, वो एज के हिसाब से तब दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में डिले होना ये कॉमनली दिखाई देता है, तब इसका डायग्नोसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसी एज में। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म के लिए उनको बहुत सारा डिफिकल्ट होने की संभावना रहती है, और तभी भी वहां पे मेडिसिन स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्यूबर्टी के एज में। अब जब फर्टाइल पीरियड में हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस होता है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि हाइपोथायराइडिज्म के हार्मोन्स, फिर जो हमारे यूटेराइन और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं। वो एक, जैसे मैंने बोला कि थायराइड ग्लैंड उसके सहेली की भी हेल्प करती है, वैसे वो एक दूसरे को हेल्पिंग रहते हैं। तो वो कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जो ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल रेगुलर साइकिल आनी चाहिए वो इरेगुलर हो जाती है, और उसके वजह से जो ओव्यूलेशन है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो फर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके पेशेंट आता है, और ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स में देखे हैं जहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म की वजह से पीसीओएस के वजह से ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम की वजह से फर्टाइल नहीं, बेबी कंसीव होना ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंटरलिंक सब कनेक्शंस पेशेंट में दिखाई देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि थायराइड का जो प्रॉब्लम है वो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाता है। 4 to 8 वीक जब ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है, सभी वहाँ पे सीबीसी वगैरह सब टेस्ट करते हैं एनीमिया के लिए या सब, तब पता चलता है कि थायराइड प्रॉब्लम है। तो अगर वो अर्ली डायग्नोस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वो नहीं हो गया और मेडिसिन नहीं स्टार्ट हो गए तो बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि पुअर वेट है या मिसकैरेज है, ऐसे प्रॉब्लम्स बेबी में भी दिखाई देते हैं और मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वहां पे भी कंपलसरी पेशेंट को 4 to 8 वीक में ब्लड टेस्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ तक हो गया फर्टाइल पीरियड का। अब जो है वो है पोस्टपार्टम पीरियड। जैसे मैंने बोला कि पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस एक डिसऑर्डर वो बहुत रेयर है, लेकिन सबसे अगर किसी को हो गया तो सबसे तकलीफ वाली बात है कि मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है ऐसे मदर में। तो वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ज्यादा प्रॉब्लम मदर में क्रिएट करता है जो पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है। वो 1-1.5 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना, ऑलरेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ओल्ड थोड़ा 30 के बाद चाइल्ड बेयरिंग एज अभी शिफ्ट हो गया है, फिर बाद में जो पोस्टपार्टम पीरियड है वहां पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन पेशेंट्स को दिखाई देता है। उस कंडीशन में अगर ऐसा थायराइडाइटिस पोस्टपार्टम हो गया तो वहां पे काउंसलिंग की बहुत जरूरत पेशेंट को होती है, और वो फैमिली मेंबर को ही करना पड़ता है डॉक्टर के साथ मिलकर।
तो वहां पे भी हेयर लॉस और फटीग ये सब सिम्टम्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैम्पर होने वाली चीज है मिल्क प्रोडक्शन। तो उसका ख्याल सप्लीमेंट्री कुछ दे के करना पड़ता है। देन थायराइड डिसऑर्डर ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल एज। टिपिकली आजकल मेनोपॉज है, मेनोपॉज 50 के अराउंड होना चाहिए ऐसे हम बोलते हैं। हेल्दी मेनोपॉज 48-50 तक हो जाए तो आपके बॉडी में जो कुछ हॉर्मोन्स रहते हैं उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट रहता है वो अच्छा दिखाई देता है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन आजकल हमने ऑब्जर्व किया तो ये भी 45 के अराउंड शिफ्ट हो गया है, बहुत लोगों में 45 के अराउंड मेनोपॉज दिखता है। तो अगर पेशेंट को पहले से ही हाइपोथायराइडिज्म है और पेशेंट अभी मेनोपॉज में शिफ्ट हो रही है, पेरी यानी कि आजू बाजू में है मेनोपॉजल एज की, तो आइदर ड्यू टू दैट प्रीवियस हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में बहुत बार हेवी ब्लीडिंग, इतना ज्यादा हेवी ब्लीडिंग की हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ती है, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। और ऐसा भी दिखाई देता है कि नॉर्मल रेगुलर मेनोपॉज हो, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कॉम्प्लिकेशन हो गए ही। लेकिन हमें क्या केयर करना है यहाँ पे, तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हाइपोथायराइडिज्म इतने दिनों से चल रहा है उसके वजह से जो हमारे मसल्स है, बोन है या हार्ट है, उसके ऊपर जो कुछ एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, और अभी मेनोपॉज की वजह से एस्ट्रोजन बंद हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसके वजह से भी जो हमारे मसल बोन के क्वालिटी पे जो इफेक्ट हो रहा है वो डबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसे जो महिला है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, टिपिकली जो मसल जॉइंट की बीमारियां है वो दिखाई देती है। इसके अलावा वहां पे अगर वेट, जैसे हमने देखा कि वेट गेन होना तो उसमें का एक सिम्टम है, तो वेट गेन है, ओबेज है यानी, देन हाइपोथायराइडिज्म है, पेरीमेनोपॉजल है, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाता है, डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की रिस्क भी बढ़ती है। तो अभी आपको पता चलेगा कि जो 35 एज से हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट है वो दवाइयां ले रहे हैं 10-15 साल से, लेकिन तभी भी उनमें ऐसा दिखाई देता है कि सिम्टम्स तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। तो यहाँ पे पेरीमेनोपॉजल एज में, एज तक आप, उसके बाद में जो सब कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे केयर करना, ये जो पॉइंट है ना, ये पिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेरीमेनोपॉजल एज में हो और हाइपोथायराइडिज्म है आपको, तो जो कुछ आपको लेना है केयर वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका जो प्रोफिलैक्सिस है वो बहुत बैड है, सीवियर हो सकता है। तो ये हो गया पेरीमेनोपॉजल एज के यहाँ तक। फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल हमने सब जगह पे इफेक्ट होते हैं थायराइड के, ये देखा। तो सबसे और जो दिखाई देने वाले या पेशेंट जो बोलते हैं वो वाले जो चीजें है वो मैं फिर से एक बार आपको ट्रेस करूंगी, क्योंकि वर्किंग वुमन रहते हैं उनको उतना एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं रहता है। तो वेट गेन का तो एक इशू हो गया, उससे उनको बीपी स्टार्ट हो जाता है पर्टिकुलरली पेरीमेनोपॉजल एज में। दूसरी बात है 45 के एज में उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है या कुछ उनका वर्क है, अगर वो क्रिएटिव वर्क कर रही है या कुछ बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन वाला वर्क कर रही है, तो टिपिकली उनको ना बहुत चिड़चिड़ापन या इरिटेट हो जाते हैं, या उतने टाइम लिमिट में मेरा पहले काम होता था अभी नहीं हो रहा है, ये जो कुछ प्रॉब्लम है, झट से मुझे समझ में नहीं आता है या रिकॉल नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट आती है, क्योंकि उनका वर्क हैम्पर होता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी सब जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो पेशेंट टिपिकल कंप्लेंट्स ये लेके आती है। फिर दूसरी चीज रहती है कि किडनी का फंक्शन स्लो होने को स्टार्ट होता है, जैसे हमने देखा कि पफी फेस है, स्वेलिंग है, तो हैंड्स और फीट्स के ऊपर भी स्वेलिंग पहले सिर्फ फेस पे ही दिखाई देता है, फिर हैंड्स और फीट्स के ऊपर भी दिखाई देता है टिपिकली। तो वो जो है वाटर रिटेंशन की वजह से होता है, तो वो भी स्लो फंक्शनिंग दिखाई देता है। इंटेस्टाइन का तो रहता ही है, एपेटाइट नहीं रहती है ज्यादा, थोड़ा सा भी खाया तो बहुत ज्यादा गैसेस और ये सब होता है। और फिर रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो भी मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी और ये सब हो सकता है। और इसके बाद जो लीवर है, सी लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सिम्टम्स झट से नहीं दिखाता है, और अगर उसने कुछ सिम्टम्स दिखाए तो वो इरिवर्सिबल होते हैं, लीवर का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है पेशेंट का, उसकी वजह से टिपिकली फैटी लीवर या
लीवर में जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं या जो कुछ लीवर का काम है वो कम हो जाता है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो ये सब ओवरऑल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स टिपिकली जब आपको एक 5-6 साल के साल से वो थायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म है तो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और तब डॉक्टर को ये सब रिवर्स करना कितना मुश्किल है ये आप भी अभी समझ सकते हैं। और आपकी पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं 3 महीने से मैंने गोलियां ले ली, अभी मुझे ठीक लगना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसके पहले मैं बताऊं कि मॉडर्न में तो वो लीवोथायरॉक्सिन देते हैं, सिंथेटिक हार्मोन रहते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है। आयुर्वेद में ऐसे कुछ रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं रहती है। जो कुछ मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो गया है, जो कुछ थायराइड का फंक्शन कम हो गया है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसका काम अच्छे से होने के लिए आयुर्वेद की प्रिंसिपल से हम मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बिफोर गोइंग टू मैनेजमेंट बाय आयुर्वेद कि कुछ फैक्टर्स रहते हैं। सी, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है थायराइड ग्लैंड से T3 और T4, यानी कि प्रोडक्शन एक फेज हो गया। सेकेंड फेज है उसका T4 ज्यादा रहता है, T4 से T3 का कन्वर्जन, यानी समझ लो प्रोडक्शन है, लीवर में कन्वर्जन होने वाला है और फिर एब्जॉर्प्शन होने वाला है सेल्यूलर लेवल पे। तो प्रोडक्शन, कन्वर्जन और एब्सॉर्प्शन, ऐसे 3 स्टेप्स है, और वो 3 स्टेप्स के लिए पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोडक्शन के लिए सभी विटामिन अच्छी मात्रा में हमें चाहिए। विटामिन बी चाहिए, ई चाहिए, थायरोजिन, जिंक सब चाहिए, आयोडीन सब चाहिए। तो पहले हमने एनीमिया के लेक्चर में देखा था कि सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं मल्टीविटामिन के, वो 2 महीने तक आपकी जो लेवल है ब्लड में की वो कंटिन्यू रख सकते हैं। बाद में आपको जो कुछ करना है आपके डाइटरी चेंजेस से ही करना है। अगर आपको क्रोनिक डिसऑर्डर है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ है या पंचकर्म है जिससे आपका जो एब्जॉर्प्शन है, हमने देखा था इंट्रिंसिक फैक्टर, एसिडिटी है या अल्सर है, उससे एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। ऊपर से आप बहुत सारा अच्छा खाना ले रहे हो, काउंट करके ले रहे हो, इतना आयरन जा रहा है, इतना जिंक जा रहा है, लेकिन उसका मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर को सुधारने के लिए, मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए पंचकर्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात है कन्वर्जन, जो लीवर में होता है। तो ये कन्वर्जन में मैंने जैसे बोला कि फैटी लीवर रहता है या ओबेसिटी की वजह से लीवर का फंक्शनिंग ऑलरेडी कम है, तो ये कैसे कन्वर्ट करेगा। तो ये लीवर का फंक्शन इंप्रूव होना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर एब्जॉर्प्शन, तो ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद की ट्रीटमेंट होती है। तो कौन से प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, एक है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, स्टिम्युलस करते हैं ब्रेन नस्य बोल के, जो हमारा पंचकर्म में का एक कर्म रहता है जहाँ पे नेजल ड्रॉप्स हम डालते हैं, तो वो जो ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर काम करती है। तो वो स्टिम्युलस है, जैसे मैंने बोला कि हीरो है थायराइड ग्लैंड, हीरोइन है, लेकिन हीरो है सपोर्टिव रोल में, जो क्या बोल रहा है हीरोइन को मोटिवेट करते रहता है। तो ये मोटिवेशनल काम बढ़ जाता है, स्टिम्युलेशन बढ़ जाता है, तो थायराइड का काम स्टार्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर हम ऐसा बोलते हैं कि थायराइड की जो ग्लैंड है, वो जो डिसऑर्डर है सब कफ दुष्टि के वजह से होते हैं, या वात पित्त कफ, इसमें से कफ दुष्टि ज्यादा दिखाई देती है। ऑब्वियसली आयुर्वेद सबके लिए अलग है, हर एक पेशेंट अलग है और उसके हिसाब से ही हम मेडिसिन देते हैं। यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं रहता है। फिर भी मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताती हूँ कि कफ दुष्टि की वजह से होता है। फिर कफ दुष्टि के लिए वमन बहुत अच्छा है। तो वमन पंचकर्म में का दूसरा कर्म, पहले नस्य किया फिर वमन, सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ, नस्य वमन ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर मेटाबॉलिक रेट आपको इम्प्रूव करना है, तो डाइजेस्टिव जो चीजें हैं वो आपको इम्प्रूव करनी है। तो यहाँ पे बस्ती, क्योंकि इंटेस्टाइन और जो लीवर ये जो सब ऑर्गन्स है वहां पे वात का स्थान बताया होता है, तो बस्ती का बहुत अच्छा रोल थायराइड के पेशेंट में दिखाई देता है। फिर जो मैंने बोला कि लीवर का काम, इंटेस्टाइन का काम अच्छा हो गया तो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन का काम है वो भी अच्छा हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि पेरीमेनोपॉजल जो फेज है पर्टिकुलर, वहां पे बहुत ज्यादा केयर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है थायराइड के पेशेंट में, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में, क्योंकि उसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सब एक इकट्ठा है, तो क्या होगा आप सोच सकते हो। तो वहां पे सभी ऑर्गन को रसायन, यानी कि उसका
जो काम है वो अच्छा करने के लिए न्यूट्रिएंट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रिंसिपल इकट्ठा करके हम थायराइड की ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट आते हैं, मैडम हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, पंचकर्म से क्योर होता है क्या? तो मैं तो मेरे हिसाब से बताती हूँ कि यहाँ पे पंचकर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा है कि 1-2 साल का आपको प्रॉब्लम है तो वहां पे हम मेडिसिन से काम चला सकते हैं, पर्टिकुलरली जब आपको ज्यादा अदर जो सिम्टम्स है वो कम है तो। लेकिन अगर बहुत सारे सिम्टम्स है तो पंचकर्म 80% लोगों में मैं तो यूज करती हूँ। तो जैसे हमने देखा कि हमारी घर की गाड़ी है, अगर अच्छा काम नहीं कर रही है, इग्निशन का प्रॉब्लम है, माइलेज का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, सर्विसिंग करके लेते हैं। वैसे हम हमारे बॉडी के बारे में सोचते हैं क्या? या ओबेसिटी के लेक्चर में भी हमने देखा कि नवरात्रि को, दिवाली को हम सब घर अच्छे से साफ कर देते हैं, जैसे लगे कि हमारा ये नया घर है। तो ऐसे हमारे बॉडी को हम कभी साफ करते हैं क्या? तो ये सब जो साफ करने वाली चीजें है ना, ये पंचकर्म से होती है। हमारे उल्टे सुल्टे खाने से, या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर जो कुछ ऑलरेडी यहाँ पे जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि बोलते हैं, वो कम हो गया है, तो जो आम निर्मित होती है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, तो उस सब भी की वजह से पंचकर्म से शुद्धि होना, डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थायराइड के पेशेंट में पंचकर्म का रोल मेडिसिन से ज्यादा डेफिनेटली है। तो पंचकर्म में वमन, नस्य, बस्ती, लगे तो विरेचन, रक्तमोक्षण, ये हम करके पेशेंट को फिर मेडिसिन देते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, और बाकी जो कुछ कितने समय में ठीक होने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। जैसे हम देखते हैं सिंपल जो पंचकर्म में पहले हम मसाज करते हैं, अभ्यंग बोलते हैं उसे, तो वहां पे भी आपने देखा तो ये टिपिकल पर्टिकुलर जो हम मसाज करते हैं उससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम बूस्टअप होती है, स्वेटिंग होता है, स्वेदन जब हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली सब मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का काम पंचकर्म से होता है। और यही तो लगता है, क्योंकि सब मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने बोला हाइपोथायराइडिज्म हाइपो है, स्लो मोशन में आपकी बॉडी चल रही है, आपको उसको भगाना है, बराबर है? तो ये भगाने का जो काम है वो पंचकर्म यहाँ पे करते दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट पंचकर्म के लिए अनर्ह रहता है, यानी कि उसको नहीं कर सकते, उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है, पावर है, एज है, उसके वाइज हम नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारा कार्डियक प्रॉब्लम्स है या बहुत सारे एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है, वहां पे रसौषधि या कुछ और मेडिसिन ये हम यूज करके उसके जो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है वो कम कर सकते हैं। अगर प्यूबर्टी में आ गया तो उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हमें छोड़ना ही पड़ता है, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो रिप्लेसमेंट, अभी देखो कि बहुत लोग यहाँ पे थायराइड के रहेंगे, वो थायरोक्सिन लेते रहेंगे, फिर भी उनको वेट गेन रहेगा, फिर भी बाल उनके हेयर लॉस रहेगा, फिर भी उनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेगी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि सिंथेटिक हार्मोन्स और जो नेचुरली तैयार होने वाले हार्मोन्स, ये ट्रिगर की तरह काम करते हैं। कम है तो ज्यादा सीक्रेट हो जाओ, ज्यादा है तो कम सीक्रेट हो जाओ, एक बॉडी का पूरा सर्कुलेशन रहता है। आप टैबलेट्स लेते हो तो उतनी क्वांटिटी में जाता है, फिर भी इरेगुलर मेंसेस दिखाई देते हैं, वेट गेन दिखाई देता है, एपेटाइट प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो ये सब चीजें आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि आपको कब शिफ्ट होना है ट्रीटमेंट के लिए, या और कुछ आपको एफर्ट्स लेना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे एक फर्टिलिटी का इशू रहेगा तो पंचकर्म दे सकते हैं, लेकिन पेरीमेनोपॉजल एज में जैसे मैंने बताया कि पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस में लैंड हो जा सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वहां पे हम उनको प्रिवेंटिव केयर के तौर पे जो अस्थि धातु को या मसल बोन को स्ट्रेंथ देने वाली दवाइयाँ, जहाँ पे ओबेस पेशेंट है वहां पे आरोग्यवर्धिनी जैसी दवाइयाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेनोपॉज होने वाला है, एस्ट्रोजन ऊपर नीचे हो रहा है, तब चंद्रप्रभावती जैसी गोलियां, ये सब जो दवाइयां है ना, ये सिर्फ आपके अंदर में नहीं काम करती है, ये आप जो रिफ्लेक्ट है वो आपका डाइजेशन के ऊपर, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, आपके स्किन के ऊपर, सभी जगह रिफ्लेक्ट करने वाली मेडिसिन है। और इसका अच्छे से जो रिजल्ट है वो मैंने देखे। फिर जो बात आती है वो है कि मैंने जैसे बताई, ये जो मैंने स्लाइड है ना वो टिपिकली वर्किंग वुमन के लिए ऐड की है। तो यहाँ पे
टिपिकली पेशेंट आता है और पूछते हैं नहीं काम ही नहीं होता है 45 के अराउंड, जो जैसे पहले मैं करती थी वैसे होता ही नहीं है, 2 घंटे में मैं थक जाती हूँ। तो उनके लिए वहां पे सारस्वतारिष्ट है, ब्राह्मी वटी है, जटामासी फांटे, ऐसे कुछ दवाइयाँ जो ब्रेन टॉनिक बोल के दिए जाते हैं वो अच्छा काम करते दिखाई देते हैं। और एक बात है जो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, कुछ भी हो, अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अगर आपके ब्रेन के ऊपर आप स्ट्रेस नहीं डालोगे तो वो काम करना, उसकी एबिलिटी कम होने को स्टार्ट होता है। तो सभी लेडीज लोगों को मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी, जो कुछ पजल्स रहते हैं, क्रॉसवर्ड्स रहते हैं, या और कुछ ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालने वाले चेस रहे, ऐसे खेल, इवन आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए टाइम नहीं लगता है, वो तो ऐसे ही मिल जाते हैं। even paper is always daily paper is having some crossword type puzzle, so आप वो यूज कर सकते हो, वो भी यूज करते रहना, ये रिक्वायरमेंट है हर एक औरत की। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। फिर जो है वो है कि डाइट क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो टिपिकली जैसे हाइपोथायराइडिज्म है आपको, तो ओबेसिटी है, कम डाइट में भी आपको ओबेसिटी वेट गेन हो जाता है, तो न्यूट्रिशनल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जैसे मैंने बोला कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, ये क्या रहता है, तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे आंवला है, गुड़ूची है, उससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो ऐसे कुछ अगर आपने सप्लीमेंट्री हर्बल मेडिसिन स्टार्ट कर लिए आपके डॉक्टर से सलाह करके, तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टिपिकल आपको अगर देखा है तो आपको लो कैलोरी, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट वाला डाइट लेना है, ताकि कैसे होता है, लीवर है ना, वो उसका फंक्शन कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर आपने फैटी सब्सटेंस, पनीर, बेकरी प्रोडक्ट्स या कुछ और ट्रांस फैट वाले आइटम्स ले लिए, तो कन्वर्जन नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ते रहता है, एलडीएल बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे टिपिकली वो दिखाई देता है। तो आपको जो कैलोरी वाइज, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट कम वाला, फैट कम वाला ग्रुप आपको लेना है। यानी क्या करो, रोटी है, चावल है, वो आधा कर दो, और जो सब्जी है और दाल है वो डबल कर दो, उससे काम चल जाता है। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने ओबेसिटी के टाइम पे बताया था कि कौन सा मील प्लान है वो कैसे चूज करना है। बहुत सारे मील प्लान लिखे थे, 2 मील प्लान, 3 मील प्लान, एक 1 स्नैक्स 2 मील प्लान, फिर ऑटोफेजी डाइट, इंटरमीडिएट डाइट, ये सब हमने देखा था। तो कैसे वो चूज करना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन टिपिकली अगर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट है, बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, 35 to 40 एज है, तो हम उनको बोलते हैं कि 2 मील प्लान पे शिफ्ट हो जाओ, 2 बार ही दिन में खाना है, और अगर भूख लगे तो एक आधा फल या मिल्क ये लेना है। ये वेट लॉस भी होता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता है, और अच्छे रिजल्ट्स वहां पे दिखाई देते हैं। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज, ये बहुत डिफिकल्ट वाली चीज है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है ऑटोमेटिकली। आप दौड़ते हो या कुछ स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, तो जो पूरा आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत बार मेडिसिन की तरह काम करते हुए दिखाई देता है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में। टिपिकली पेरीमेनोपॉजल एज है और एक्सरसाइज चल रहे हैं ना, पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी हेवी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है अगर आपको अदर प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज या हाइपरटेंशन या कुछ और कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। तो यहाँ पे वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग मैं बताऊंगी, रनिंग, स्विमिंग, ये या वर्कआउट इन जिम, ये बहुत अच्छा वहाँ पे होता है। देन जो टिपिकल एरोबिक्स एक्सरसाइज बोलते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले, जहाँ पे आपके मसल और वहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं, हार्ट के ऊपर ज्यादा, यानी कि कार्डियो टाइप वाला एरोबिक्स, वो आपको अच्छा सूट होता है। लेकिन कैसा है कि ये भी आपको अपने खुद के स्ट्रेंथ को पकड़ के धीरे धीरे स्टार्ट करना है और ये करना है। दूसरी चीज एक्सरसाइज की क्या रहती है, पेशेंट में इतना ज्यादा फटीक रहता है, इतनी ज्यादा निगेटिविटी रहती है, इतना ज्यादा वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं, वो उनके डिसीज का सिम्टम है, वो उनको जज मत करो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ लेकिन होता ही नहीं है। जैसे हमने कॉन्वर्सेशन में देखा कि 7 बजे उठने का भी उनको ज्यादा लगता है। तो वहां पे मैं रेकमेंड करती हूँ कि जो ग्रुप एक्सरसाइज रहते हैं या जिम रहते हैं टिपिकल, जहाँ पे लोग जाते हैं, थोड़ा इंटरेक्ट होते हैं, या
वो जा रही है, उसने इतना वर्कआउट किया तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा सेल्फ मोटिवेशन जहाँ पे मिलता है वहां पे जाके एक्सरसाइज करना सोलो करने से हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक स्पेशल बात मैं बताऊंगी कि अगर आपको नहीं हो रहा है, फटीग है, इसीलिए नहीं हो रहा है, तो मोटिवेशन के लिए आप ग्रुप एक्सरसाइज में खुद को इन्वॉल्व करो। फिर जो है प्राणायाम का बहुत अच्छा रिजल्ट हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट पे दिखता है। जैसे मैंने बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस मिलता है तो थायराइड को मिलता है, तो प्राणायाम अनुलोम विलोम टिपिकली ये आपके एड्रिनल पीनल पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। अनुलोम विलोम की जो टेक्निक है वो सीख लो, घर में एक्सपेरिमेंट के तरीके से करने वाली वो बात नहीं है, वो साइंटिफिकली ही होनी चाहिए। देन टिपिकली जो नेक रिलेटेड एक्सरसाइज है, नेक स्ट्रेचिंग है या कुछ आसन है, वो भी स्टिमुलेट करके थायराइड हार्मोन्स को सीक्रेट करने का, उसके ऊपर काम करने का अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। वहां पे हम मत्स्यासन, हलासन, सूर्य नमस्कार, नौकासन, उत्तान पादासन, यष्टिकासन, पवन मुक्तासन, ये सब हम सुप्त वज्रासन, ये सब जो आसन है वो हम टिपिकली, और नेक बेंडिंग यहाँ वहाँ जो हम करते हैं उसके सब अच्छे रिजल्ट्स हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। देन यहाँ पे हमने डाइट कवर किया, आयुर्वेदिक जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो कवर किए, एक्सरसाइज कवर किया। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट प्रूव्स लाइक अ मेडिसिन, सो वो करना ही है। देन कुछ FAQs आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि ऐसे है तो क्या करेंगे, या बहुत बार डिस्कशन होता है कि इवन आफ्टर हैविंग हेल्दी डाइट देर आर ऑलवेज रेस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन थायराइड पेशेंट, व्हाई दिस इज सो। जो मैंने बोला कि जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड हार्मोन्स कम है तो लीवर का काम कम हो जाता है। तो अगर आपने हेल्दी वेगन डाइट लिया, नॉन वेज नहीं लिया, वेजिटेरियन डाइट लिया, तो भी जो कन्वर्जन है, जो नॉर्मल फूड का कन्वर्जन है वही नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत बार कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई दिखाई देते हैं। तो हम आयुर्वेद के जरिए कैसे क्योर कर सकते हैं, आपको भी अभी इसका आंसर आ जाएगा कि जैसे मैंने बोला पंचकर्म जो है उससे उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है। देन सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हाइपोथायराइडिज्म पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी इंटरलिंक्ड है क्या, और कैसे अप्रोच किया जाता है। तो ये भी एक है, जैसे मैंने बोला कि हार्मोन्स ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीसीओएस यानी सिस्ट बनते हैं, छोटी छोटी गांठियां बनती है ओवरी में से, और वहां में इसका ओव्यूलेशन होता है, वो अच्छा नहीं होता है, फिर कंसीव होने में प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी पंचकर्म और कुछ चातुर्बीज या कुछ और चंद्र प्रभावटी या ऐसे कुछ मेडिसिन देके हम उसको क्योर करने की केसेस को क्योर करते हैं। थर्ड इज डायबिटीज और हाइपोथायराइडिज्म एसोसिएटेड रहता है। तो यहाँ पे भी बहुत बार हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में शुगर फ्लक्चुएशन बहुत दिखाई देता है। शुगर फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म में भी फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, बिकॉज बोथ आर इंसुलिन एंड T3 T4 ऑल आर इंटरलिंक्ड। सो ये जैसे हमने स्टैटिस्टिक में भी देखा, 3 डायबिटिक पेशेंट में एक को तो हाइपोथायराइडिज्म होता ही है। तो ये बहुत एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड स्टेज हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी शुगर बढ़ी है, फिर हाइपोथायराइडिज्म है, शुगर के वजह से हार्ट पे लोड आ ही रहा है, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी है। वैसे सभी ऑर्गन को प्रॉब्लम हो जाना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो रसायन है, यहाँ पे जो बूस्टिंग मेडिसिन है, वहाँ एंटीऑक्सीडेंट्स, उसका बहुत अच्छा रोल पेशेंट में दिखाई देता है। तो आई थिंक जो सबसे कॉमन दिखाने वाला जो कोट है थायराइड का, आई वेक अप एवरी डे प्लानिंग टू बी प्रोडक्टिव, देन माई थायराइड सेज हाँ दैट्स अ गुड वन, एंड वी लाफ एंड लाफ एंड लाफ, आई टेक अ नैप। ऐसे पेशेंट में होता है। पेशेंट सुबह को सेल्फ को मोटिवेट करती है कि मैं आज इतना काम करूंगी, ये मेरा डाइट प्लान रहेगा, ये और कुछ उसका एक्स्ट्रा जो काम है वो मैं करूंगी, लेकिन इतनी थकान रहती है, फटीक रहता है कि वो फिर से सो जाती है, और ये बहुत कॉमनली हो जाता है। इसीलिए मैंने बताया कि एक्सरसाइज आपको करना है कंपलसरी, तो ग्रुप एक्सरसाइज करो, ताकि एक क्या बोलते हैं ना कि ये हो जाता है, मैं नहीं गई तो कैसे दिखेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरी सहेली इतना कर रही है, इतना उसका वर्कआउट है तो मुझे भी करना चाहिए। ये जो मोटिवेशन है वो ग्रुप एक्सरसाइज में मिल जाता है।
16 में से ज्यादा। सो द बॉडी अचीव्स दैट व्हाट योर माइंड बिलीव्स। तो पहले ब्रेन में फिक्स करना है कि मुझे हाइपोथायरायडिज्म से बाहर आना है। इसीलिए कुछ 2 महीने में 3 महीने में मिरेकल नहीं होता है, ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है, पहली बात तो। दूसरी बात, लाइफ टाइम के लिए आपको एक अच्छा डाइट और एक्सरसाइज करना ही पड़ता है। बहुत बार हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन अच्छा वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं और अच्छा उनका एक रूटीन लगा रहता है, और हमारा क्या रहता है, अगर आपने 35 एज से ही अच्छा वर्कआउट, अच्छा डाइट, ये सब बनाया, तो आपको जो लॉन्ग टर्म आने वाली जो तकलीफें हैं वो कम आने वाली है। तो मैं जब रिटायर होंगी तब अच्छा सब करूंगी, ये सब झूठ है। तो जो करना है वो आज से ही करना है, और ये जो है वो माइंड जो बिलीव करता है वही हमारी बॉडी करती है। तो वो माइंड में हमको फिक्स बिठाना है कि हेल्थ इज वेल्थ, नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, बाय महात्मा गांधी। सो बाय दिस very good note, I will stop here, and thank you very much for listening my topic. There are some questions in chat box. One question is a patient with thyroiditis, low grade fever since 5 months, no other symptoms, slightly raised thyroglobulin antibodies. What is the Ayurvedic line of treatment? Fever is a low grade in the evening, that is between 99.5 to 100. एक मिनट मैं पढ़ लेती हूँ फिर से। ओके, सिंस 5 मंथ्स, एज क्या है पेशेंट का? Age 25-year-old, female patient. मुझे लग रहा है क्या है, ये एक बहुत बड़ा केस डिस्कशन हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो आप, किसने जो जिसने ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो मेरा फोन नंबर है यहाँ पे, तो ये आप नोट कर दो, क्योंकि मुझे और भी कुछ पैरामीटर्स चाहिए कि ओबेस है क्या नहीं और ये सब चीजें। तो मुझे प्लीज कॉल कर लो, हम डिस्कस कर लेंगे और फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये कर लेंगे। यहाँ पे थंब रूल मैंने बताया कि आयुर्वेद में नहीं रहता है कुछ, तो मैं ऐसे नहीं बता सकती। यू कैन I have one request to all of you. Please give your contact number so that we will make one nice WhatsApp group over there. We can talk, discuss many things. ओके, दैट इज गुड आइडिया एक्चुअली। Case So discussions kindly, are always welcome. And last but not least, जो आपका स्कोर आया था, जिन्हें जो सर्वे मैंने आपको इनबॉक्स में भेजा था, तो वहां पे जो आपके जो स्कोर 0 से 6 रहेगा तो आपको हाइपोथायरायडिज्म के चांसेस कम है। 6 से 9 तक रहेगा तो प्रोबेबिलिटी आपकी हाइपोथायरायडिज्म प्री क्लिनिकल, जिसे हमने बोला कि रिपोर्ट्स में नहीं है लेकिन सिम्टम्स है, आपको आपका एक्सरसाइज, डाइट स्टार्ट कर लेना चाहिए, वो कंडीशन आपकी है। अगर 9 से 12 तक है तो आपको टीएफटी करनी पड़ेगी। अगर आप थायराइड के पेशेंट हो और फिर भी आपका स्कोर ऐसे आ गया है 6 के 9 की तरफ, तो प्री वंस अगेन यू हैव टू चेक फॉर योर टीएफटी एंड डोज जो है आपका वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 9 से 6 से ऊपर है तो ओके। तो ये इंटरप्रिटेशन था। okay, thank you, ma'am. Thank you very much. And next week we will meet with Dr. Nutan Rade with the topic of eye health in women's at same time 5 to 6. And thank you very much all the listeners also, and kindly give your reviews on our website Vedayu Online. There you will get all the lectures as well. Your reviews are important to come other people also. So kindly give reviews for all these lecture series of Dr. Gayatri and other lectures also there on vedayuonline.com. So thank you, and we are ending here the session here, and we'll meet next week with a new topic with Dr. Nutan Rade. She is MD Ophthalmology and Head of the Department of Yerla Ayurveda Medical College, practicing since 25 years. So she will give enormous knowledge about eyes especially. So thank you again, Dr. Gayatri, and ending the session here. And please kindly ping me on my WhatsApp number 8828220108. Thank you.